नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमात। न्यूज इंडिया एक बार फिर हाजिर है अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ। इस खास बुलेटिन में हमारे हीरो बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी ग्राउंड जीरो से। वैश्विक महामारी कोरोना के नए और अब तक के सबसे संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ये नया वेरिएंट तेज रफ्तार से अपने पैर पसार रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ये वेरिएंट बेकाबू हो गया है और 38% मामलों का उछाल देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 96 व्यक्ति कोरोना वायरस से उबरे हैं। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 934 पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे वक्त में ही कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं जब हाल ही के दिनों में हमने देखा कि बाजारों में भीड़ बढ़ी है और सार्वजनिक स्थलों पर लोग कोरोना गाइडलाइंस की जबरदस्त धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में चिंता बढ़ाने वाला मंजर है, क्योंकि साफ तौर पर रिपोर्ट्स में कहा गया है, एक्सपर्ट्स की राय है कि ये जो नया वेरिएंट है ये पिछले वेरिएंट्स की तुलना में 5 से 6 गुना ज़्यादा संक्रामक है। ऐसे में ये नया वेरिएंट जिस रफ्तार से फैल रहा है ये वाकई में सभी की सांस फुलाने वाला है। इस लड़ाई में जो हथियार है वो हमारे देश के सामने केवल मात्र दो ही है कि एक तो वैक्सीनेशन की ड्राइव और दूसरा कोरोना गाइडलाइंस की पालना। देश की सरकार वैक्सीनेशन पर भरपूर जोर दे रही है और तेज रफ्तार से वैक्सीनेशन कराई जा रही है, लेकिन इस महामारी से पार पाने के लिए और बचाव के लिए सबसे बड़ा हथियार है कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जाए। क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार से कोरोना के नए मामलों में इजाफा हो रहा है और हाल के दिनों में जब कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और बाजारों में भीड़ बढ़ी, उसके बाद से जिस प्रकार से नए मामलों में इजाफा हो रहा है ये काफ़ी कुछ सोचने को मजबूर करता है। और न्यूज़ इंडिया भी तमाम दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जाए, तभी संक्रमण को फैलने से रोका जा सकेगा और इस महामारी से हम लोग बच पाएंगे। कैमरा पर्सन अमित राज गुप्ता के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। ये राजधानी लखनऊ का प्राणी उद्यान है। यहाँ पर रोज हजारों लोग आते हैं जो यहाँ पर जानवरों को देखते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मास्क को लेकर पूरी तरह से अगर कहा जाए लोग सचेत नहीं है, लेकिन फिर भी जो गेट पर हैं उनका ये सिस्टम है कि जो भी लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। फिलहाल ऐसे तमाम लोग हैं। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? वो मेरी जेब में। क्यों? पता है कि मतलब ओमिक्रॉन इस तरह के खतरे हैं। अरे वो गर्मी हो रही थी। तो इस तरह के तमाम एक्सक्यूज लोगों के पास हैं। आप यहाँ पर जो एंट्री हो रही है उनको मास्क आप चेक कर रहे हैं? उनका मास्क लगा के ही यहाँ पे प्रवेश किया जा रहा है। जितने भी पब्लिक जा रही है यहाँ पे उनको मास्क लगा के ही दिया जा रहा है प्रवेश। तो जो पब्लिक है उनको यहाँ से मास्क लगा के ज़रूर अंदर भेजा जा रहा है, लेकिन अंदर जाकर जो तमाम लोग हैं वो कहा जाए कि वो लापरवाही बरत रहे हैं और यही लापरवाही एक दिन उन्हीं के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होगी। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कोविड की दूसरी दंश से जनता अभी ठीक से उबर भी नहीं पाई है, तो साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं और जिस तरह से कोविड के लगातार संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग का वो मास्क लगाना जो है अनिवार्य हो गया है। तो ऐसे में अगर बात हम करते हैं तो कल से जो है उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लगा दी गई है। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय वाराणसी के 80 घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे नाव पर सवार होकर के पर्यटक आए हैं वो का बात हम करते हैं तो पूरी तरह से जो लोग जो है कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। आप सब तो तस्वीरों में यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ से बाहर से जो लोग आए हैं वो जो है कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे कि आप दूसरी नाव पे आप देख सकते हैं तो वहाँ पर लोग जो है अधिकतर जो भी लोग यहाँ पर पर्यटक आए हैं उनके मुँह पे ना तो मास्क है ना ये जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग की है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार कोविड की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और कोविड के साथ साथ अगर कहा जाए तो नए वेरिएंट जो ओमिक्रॉन के रूप में अभी आया है उसको लेकर के कितने लोग सजग हैं, इस साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो ऐसे में कहा जाए कि वाराणसी में अगर हम बात करते हैं तो अभी वाराणसी में कोविड मरीजों की संख्या जो है 5 हो गई है, जिसका कि अभी जो है आपको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनकी जांच को भेजा भी गया है। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है कि इसमें ओमिक्रॉन के कोई भी लोग मौजूद हैं। तो ऐसे में कुछ लोग हैं, उनसे बात भी करेंगे। जी भैया ये बताएं कि कोविड जिस तरह से बढ़ रहा है ऐसे में के लोगों को किस तरह से जागरूक होना पड़ेगा? आप तो मास्क लगाए हुए हैं। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का सामना करना पड़ेगा, दूसरों को 2 गज की दूरी बनाए रखना होगा बस।
तो ये जरूरी है कि 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लोग हाँ, रहें। लेकिन अभी आप घाट पे आए हैं घूमने के लिए, क्या देखने को मिला है? नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग कोई नहीं है, मतलब सब दूरी बनाए, मतलब कि एक दूसरे से दूरी सटे हुए हैं, मतलब कि तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही है। हाँ, लापरवाही है। लोगों को जागरूक हाँ, अभी जागरूक होना पड़ेगा। जी, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि सर हम लोग तो देखना है, भीड़ भड़ाका है, इसलिए थोड़ा दूरी नहीं बना पाए हैं, लेकिन बाकी गाइडलाइन तो पालन किए हैं, जैसे मास्क है और प्रयास में है कि भाई दूरी बनाए, लेकिन ये इस नाव में संभव नहीं हो पाया, इसलिए थोड़ा दूरी नहीं बन पाई। जिस तरह से कोविड की दूसरी लहर आई थी और कईयों ने जो है ना अपनों को खोया था, ऐसे में अगर कहा जाए तो ओमिक्रॉन के रूप में अगर बात करते हैं तो नए वेरिएंट के रूप में कोरोना आया है और बनारस में ये लगभग 5 की संख्या में भी हो गया है। तो ऐसे में कैसे लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा? इसमें जैसे जैसे पिछले 2 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं ना, उसी हिसाब से गाइडलाइन करते आना चाहिए। और जो दिखाया गया है कि दूरी, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, यही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई लोग आए हैं जिन्होंने अभी मतलब कैमरे को जब देखा है तो मास्क जो जरूर लगा रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि भाई साहब, जिस तरह से कोविड फैल रहा है, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाने जा रहे हैं यार, रखा हुआ अंदर। कुछ खा रहे थे? नहीं, कुछ खा रहे थे अभी। तो क्या कोविड जो है ये पूछ करके आएगा क्या कि नहीं भाई, लगाना चाहिए यार, गलती हो गई। कोविड की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो लोगों को इसके प्रति जागरूक भी होना पड़ेगा, क्योंकि कोविड के साथ साथ अगर कहा जाए तो नए वेरिएंट के रूप में ओमिक्रॉन आया है। और ओमिक्रॉन के साथ जो है अगर कहा जाए कि लोग अगर लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो है शुभ संकेत नहीं होगा। तो ऐसे में लोगों को जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन को लेकर जहां राज्य सरकार चिंतित है, तो वहीं राज्य सरकार लगातार ही बैठक कर रही है और बैठक में तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन से राहत मिल सके, लोग उनसे बच सके। हालांकि देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी द्वारा अब 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन लगने का ऐलान कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बच्चों के माता पिता मौजूद हैं, उनकी इस पर क्या राय है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमपाल सिंह है। बच्चों के लिए एक ऐलान हुआ है, उनको वैक्सीन ले, क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे बहुत अच्छा ऐलान हुआ है और ये वैक्सीन तो लगनी ही चाहिए। हर बच्चे को वैक्सीन लगनी चाहिए, हर व्यक्ति को वैक्सीन लगनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन के बिना ये महामारी नहीं खत्म होगी। वैक्सीन लगेगी तो महामारी खत्म होगी। अगर एक भी व्यक्ति रह गया वैक्सीन लगने के बिना तो महामारी फिर उपलब्ध हो सकती है। तो हमारा यही कहना है आप लोगों से कि बहुत अच्छा काम किया है राज्य सरकार ने और बहुत अच्छा काम किया है केंद्र सरकार ने, जो मोदी ने अनुमोदन किया है, बहुत अच्छा किया है। कितना सफल मानते हैं, कितने लोग इच्छुक हैं, क्या कहेंगे? ये मतलब जो सभी लोग इच्छुक हैं वैक्सीन के लिए, तो सभी लोग भी इच्छुक हैं कि वैक्सीन तो लगनी ही चाहिए। मानते हैं राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर बहुत अच्छा कदम उठाया और 18 साल के तय ही छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगनी चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य में बच्चों को कोई नुकसान ना हो। बहुत अच्छा कदम उठा रहा है, किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कदम नहीं उठाया। तो साफ कहा जा सकता है कि लोग उत्साहित भी है, क्योंकि कोरोना को रोकने में एक वैक्सीन ही ऐसी है जो मदद कर सकती है। हालांकि इसी पर बात करी, लोगों ने पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया है। साफ कहा जा सकता है कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है, क्योंकि खतरा भी टला नहीं है। अपने सहयोगी परवेश राय के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। देश के अंदर कोरोना के बाद अब नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, सरकार जो है सतर्क हो रही है। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने बूस्टर डोज की अनुमति दी, लेकिन अभी भी दिल्ली के अंदर कई ऐसे बड़े बाजार हैं जहां पर भीड़ जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त हम सरोजनी नगर मार्केट में, और सरोजनी नगर मार्केट की पहले ये तस्वीर मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं, क्योंकि जो ये तस्वीर है वो देश को डराने वाली है। क्योंकि पहली और दूसरी वेव में जो हमने देखा दिल्ली के अंदर जो हालात बने थे, उसके बावजूद भी लोगों ने कोई सबक नहीं लिया। आप देख सकते कितनी ज़्यादा जो भीड़ है वो अभी भी आपको इस मार्केट में नजर आ रही होगी। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से सरोजनी नगर मार्केट के अंदर OD1 का जो फॉर्मूला है वो लागू जरूर कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये कि आखिर क्या OD1 की वजह से ओमिक्रॉन पर लगाम लगेगी और दुकानदार यहाँ पर क्या सोचते हैं। सरोजनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक रंधावा जी हैं। अशोक जी, ओमिक्रॉन आ रहा है, भीड़ लगातार बढ़ रही है, अब सरोजनी नगर में OD1 लगाया गया है, क्या दुकानदार इससे कितने सहमत है और इस पर क्या भीड़ पर रोक लग पाएगी? देखिए जी, कुछ तो फर्क पड़ेगा। परसों जो है एक रात को 11:30 बजे के करीब SDM साहब के ऑर्डर आए,
हालांकि हम लोगों से उस बात में डिस्कशन नहीं करी थी मार्केट एसोसिएशन से। फिर भी देश में जिस तरीके से कोरोना और ओमिक्रॉन फैल रहा है, अगर उन्होंने ऑड इवन कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हम लोगों को नुकसान बहुत होता है इस चीज़ का। अब मार्केट इतनी बड़ी है तो इसमें कस्टमर तो आएंगे। ये कस्टमर को भी सोचना चाहिए कि भाई जिस तरीके से ये केसेस बढ़ रहे हैं, अब एक कस्टमर के साथ 4-4, 5-5 लोग आते हैं, खरीदना एक ने होता है। उसमें थोड़ी सी हम लोगों ने कस्टमर से भी अपील करी है। बाकी तो प्रभु की कृपा है, रुकना चाहिए। जो पहले जो एक वीडियो वायरल हुआ हमारी मार्केट का धक्का मुक्की का, वो लास्ट संडे का था, वो किसी ने बना लिया। और आज भी हमने देखा सोशल मीडिया पे मॉल्स के अंदर और मार्केटों के अंदर इतना रश है। यहाँ का वायरल हुआ, वहाँ के वायरल हुआ, तो क्या वहाँ भी ऑड इवन होगा? और अगर ऐसी हालत है तो ऑड इवन होना चाहिए। बच्चे देखिए, ये आप बच्चे को लेकर आए, प्लीज बच्चे पर मास्क लगाइए क्योंकि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है। ऐसे में अभी अगर आप ही लोग सतर्क नहीं होंगे, देखिए रंधावा जी जो बात आप कह रहे थे वो दिख भी रही है। नहीं, बहुत लोग मिल जाएंगे अभी जो एंट्री करेंगे। हालांकि वह पुलिस वाले, सिविल डिफेंस के लोग गेटों पे खड़े हो गए हैं। अब हमारे जो हमने सिविल गार्ड्स भी अपने लगाए हैं, इसीलिए कि बिना मास्क के अब दुकान के अंदर या मार्केट के अंदर एंट्री नहीं होगी। तो बिल्कुल ये देखिए, ये अशोक रंधावा जी ने एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई कि लॉकडाउन से जो व्यापारी एसोसिएशन की और खुद व्यापारियों की जो कमर टूटी थी, उससे अब ये लोग सीधे नहीं हो पाए और अब ओमिक्रॉन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये लोग तो समझ रहे हैं कि ऑड इवन लगा है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को यहाँ पर समझना होगा क्योंकि भारी संख्या में लोग अभी भी निकल रहे। देखिए बच्चा है, मैं नहीं जानता किसका, लेकिन देखिए बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहा है। अब समझना होगा कि यहाँ पर क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी से जो है बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी जरूर दे दी है, लेकिन यहाँ पर जो इनके पेरेंट्स हैं उनको समझना होगा कि ऐसे खुले में अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार फिर से ये तस्वीर जरा अपने कैमरामैन से कह दूं, ये दिखाइए, क्योंकि ये तस्वीर काफी डराने वाली है क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस दिल्ली के अंदर 79 तक पहुंच गए हैं और ऐसे में कोविड की जो तीसरी लहर का खतरा है वो लगातार अब राजधानी दिल्ली के अंदर मंडरा रहा है। हालांकि इसको कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने स्तर पर कदम जरूर उठा रही है, लेकिन वही बात मैं बार बार दोहराना चाहूंगा कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और आगे आकर जितने भी सरकार के द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल्स हैं उनको निभाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जो सरोजिनी नगर मार्केट है यहाँ पर ऑड इवन जो है वो लगा दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो इलीगली तरीके से सामान को बेचते हैं उन पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। सर, जो इलीगल तरीके से जो दुकानें लगा रखी हैं रोड के किनारे, उस पर क्या कार्रवाई प्रशासन? हम तो रिमूव कर रहे हैं, सामान सीज कर रहे हैं और सामान छूटना भी नहीं है, हाईकोर्ट के आदेश है। लेकिन भीड़ जिस तरीके से बढ़ रही है, ऑड इवन लगाने के बावजूद भी भीड़ अभी रुक नहीं रही है। नहीं, भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे दिल्ली पुलिस का स्टाफ कंट्रोल कर रहा है, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पर दुकानदारों का ये कहना, शिकायत है कि हमारे सामानों को उठाया भी जा रहा है लीगल तरीके से, जो अनऑथराइज। तो बिल्कुल अनऑथराइज जो है उन सामानों को देखिए, यहाँ पर ये जो पूरी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। इलीगल तरीके से जो दुकानें यहाँ पर लगा रखी है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब उन सामानों को जो है यहाँ से प्रशासन के द्वारा उठाया जा रहा है, हटाया जा रहा है उन दुकानों को जो कि इलीगल तरीके से यहाँ पर लगी हुई है। आप बताइए आखिर, क्योंकि सरोजिनी नगर की बात करें, यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, इसको कंट्रोल करने के लिए ऑड इवन लगाया, उससे कोई फायदा होगा? देखो, ऑड इवन लगाया है सरकार, जब हाई कोर्ट का आदेश आया अनऑथराइज हटा दिया गया, ये बड़ा अच्छा कर्तव्य है क्योंकि ओमिक्रॉन आ गया। सावधानी तो सबके लिए, मास्क के बिना कोई मार्केट नहीं आए, जबकि 2000 का चालान है। सबको बोला कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी का पालन करिए, पर लोग लापरवाह हो रहे हैं। आप सभी लोगों से हमारी प्रार्थना है, लापरवाह ना होइए। और कोर्ट के निर्णय है, डीसीपी साहब, एसीपी, एसएचओ खुद मुआयना कर रहे हैं, एनडीएमसी इन्फोर्समेंट सारा अनऑथराइज हटा रही है। तो वो एक सावधानी के लिए है कि जिंदगी है तो सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो गलत है तो गलत है, जो सही है सही है। तो बिल्कुल अनऑथराइज जगह पर जो यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं उनको हटाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। और यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी इलीगल तरीके के सामान जो लोग बेच रहे हैं, जो दुकानें लगी हुई हैं, उनको प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है उन पर, और उन दुकानों को जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। भारत को रक्षा क्षेत्र में और अधिक मजबूत बनाने की शुरुआत आज राजधानी लखनऊ में हुई। राजधानी लखनऊ में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल के यूनिट की शुरुआत की है, आज उसका शिलान्यास किया है। मंच पर इस समय
योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। भारत अपनी तीनों सेनाओं को आधुनिकीकरण करने में जुटा हुआ है। इसी के तहत रूस के साथ समझौता कर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया और उसे अपनी तीनों सेनाओं में शामिल किया। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिसके पास हवा, जमीन और जल में भी मारक क्षमता करने वाली मिसाइल है और ब्रह्मोस उसी का एक उदाहरण है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर का जो सपना देखा था अब वो पूरा होते हुए दिख रहा है और ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट के लिए सरकार ने मात्र 1 रुपए की लीज पर 80 हेक्टेयर की जमीन दी है। ये तमाम लोग इस शिलान्यास के अवसर पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का जो नारा दिया था वो राजधानी लखनऊ की जमीन से शुरू होता हुआ दिख रहा है। लखनऊ का अपना योगदान रहेगा रक्षा के क्षेत्र में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि यहाँ से जब ये यूनिट शुरू होगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही लखनऊ का जो नाम है, जो ब्रांड है, वो पूरे देश में जाएगा और आने वाले वक्त में यहाँ पर और भी तमाम चीजें शुरू होंगी। रोजगार के नए नए अवसर लोगों को मिलेंगे। फिलहाल आज इसका शिलान्यास शुरू हो चुका है। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने पैर पसार रही है और जगह जगह रैली कर रही है। जैसे कि पंजाब में केजरीवाल अपने दौरे कर रहे हैं। आज पटियाला में सतिंदर जैन जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, बात करते हैं उनका पंजाब का दौरा कैसा है और क्या उनकी आगे की रणनीति है। बात करते हैं सतिंदर जैन जी से। आम आदमी पार्टी की ओर से तो आज पटियाला के अंदर ट्रेड एंड इंडस्ट्री की मीटिंग थी जिसके अंदर उनके प्रश्न पूछे गए, उन्होंने पूछे, अपनी समस्याएं रखी, सॉल्यूशन बताया, उनसे डिटेल में डिस्कशन हुआ, तो उसके लिए आए थे। जैसे कि दिल्ली में हेल्थ को लेके वो कर रहे हैं, अब पंजाब में क्या आपकी प्लानिंग? देखिए, हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसी चीज़ें जो जैसे इंसान के दो पैर होते हैं ना, चलने के लिए दोनों टांगें चाहिए होती हैं, ऐसी दो चीज़ें चाहिए, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर। हमने पंजाब से वादा किया है कि क्वालिटी एजुकेशन देंगे सबको, क्वालिटी हेल्थ केयर देंगे, मुफ्त में देंगे, शानदार देंगे। अपने पंजाब को जैसे दुनिया के डेवलप देश है उसे डेवलप करके दिखाएंगे। जैसे कि आपको लगता है अभी दिल्ली तो बहुत इजी है, पंजाब में आप कर पाओगे? सर, दिल्ली में भी जब तक हम नहीं आए थे तब तक बड़ा मुश्किल लगता था, हम ही कर सकते हैं। पंजाब में सतिंदर जैन जी जो दिल्ली सरकार में मंत्री है और इनका कहना है जैसे हम दिल्ली सरकार में मॉडल लेके आए वैसे पंजाब में भी लेके आएंगे। पटियाला से कैमरामैन साहिल के साथ जसबीर सिंह। कैग की रिपोर्ट आने के बाद अब ये सिद्ध हो चुका है कि 48 ऐसे विधायक हैं जो कि हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की अनुमति उनको अब न मिल पाए। चुनाव आयोग उन पर लड़ने पर रोक लगा सकता है। अजय कुमार लल्लू जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा बादा जेल में बंद मुख्तार अंसारी जो कि माफिया है, इन सभी ऐसे लोग हैं जिन पर आपराधिक मामले सिद्ध हो चुके हैं और उनके बाद अब इन पर चुनाव लड़ने की प्रतिबंधता लग सकती है। दूसरी तरफ सबसे लंबी सूची अगर भारतीय जनता पार्टी की है जो कि मौजूदा समय में सत्तारूढ़ पार्टी है। ऐसी सूरत में अब ये तय हो चुका है कि न तो समाजवादी पार्टी, न तो बहुजन समाज पार्टी, न तो भारतीय जनता पार्टी, सभी पार्टियां कहीं न कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लेकर चुनाव मैदान में लड़ती आई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2022 के चुनाव में क्या इन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जिन पर आरोप तय हो चुके हैं, क्या इनको पार्टियां टिकट देती हैं या बचती हुई नजर आ रही हैं। अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर बैठकों का दौर जारी है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। तमाम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए और आगामी 2022 के चुनाव को फतेह करने के लिए मंत्र जेपी नड्डा के द्वारा दिया गया। उत्तराखंड की वरिष्ठ नेता और बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीप्ति जी, क्या आज की बैठक में महत्वपूर्ण रहा? देखिए, अभी तो बैठक का दौर चल रहा है और क्योंकि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, यहाँ पर संगठन ही सबसे बड़ी हमारी मजबूती है और सबसे बड़ा जो आधार है वो है हमारा कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता बूथ स्तर पे, विधानसभा के स्तर पे क्या काम करेगा, कैसे काम होगा और कहाँ पे हमारी कैसी स्थिति है, ये सोच सकते हैं कि हमारे बिल्कुल बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक वो मैसेज वो पहुंचता है डायरेक्ट। तो आज वैसी ही बातचीत
टू वे कम्युनिकेशन मैं कहूँगी कि आज वो है, क्योंकि वो भी अपनी बात करेंगे और अगर कोई समस्या बाकी लोगों को भी है तो वो भी अपनी बात ज़रूर अध्यक्ष जी के पास रखेंगे। 2022 के चुनाव में महिलाओं की क्या कुछ बीजेपी के भीतर भूमिका होगी? महिला की भूमिका तो सबसे ज़्यादा है मैं कहूँगी, इस प्रदेश में भी और देश भर में भी अगर हम कहें। और ये बहुत हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं जो महिलाओं की चिंता करते हैं और महिला उनसे कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती है। और वो जुड़ा हुआ इसीलिए महसूस करती है कि क्योंकि वो उनकी चिंता करते हैं। और आज जिस प्रकार के रिजल्ट हमारे सामने आए हैं, जिस प्रकार से एक नया सेंसस आया और उसमें 1020 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष के, तो वो एक बड़ा एक उपलब्धि है। और वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो केंद्र की और प्रदेश की जो योजनाएं हैं, जो महिलाओं को स्वरोजगार देने की योजना है, उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करने की जो योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजनाएं हैं कि बेटी को हम बोझ ना समझे, सुकन्या समृद्धि योजनाएं, इस तरीके की जो योजनाएं हैं उनके कारण से कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन आया है। दीप्ति जी, 21 सालों के भीतर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के चलते कोई भी दल अपना शासनकाल दोबारा रिपीट नहीं कर पाया। आपको लगता है कि इस बार ये मिथक टूटेगा? देखिए, बिल्कुल आप ये समझिए कि 2000 हम जब 12 में लड़े तो वो भी कोई आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी वो डिफीट थी। आप देखिए, बहुत ही 31-32 कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था, 1 सीट का फर्क था केवल। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की लगभग सरकार बन सकती थी अगर हम जोड़ तोड़ की राजनीति हम करते तो, कांग्रेस वाली, लेकिन हम उस तरीके की राजनीति करते नहीं हैं। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत से। स्पष्ट तौर पर आगामी 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी के भीतर महिलाओं ने भी भागीदारी सुनिश्चित कर ली है और महिलाएं उत्साह से लबरेज है और उनको पूरा विश्वास है कि एक बार 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार बनेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में उन्होंने 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले उन्होंने माफिया अतीक अहमद की 1500 वर्ग मीटर से अधिक की अवैध जमीन पर गरीबों के लिए शिलान्यास हेतु भूमि पूजन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पास के ही लूकरगंज के एक मैदान में जनसभा को भी संबोधित करने आए। यहाँ उन्होंने 151 करोड़ के आसपास की लागत की विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इसके बाद शहर के केपी ट्रस्ट के 150 साल पूरे होने पर वहां पर समारोह में अपनी शिरकत की। इसके बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना हो गए। दिनेश सिंह, न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी, एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी मंडी में, क्योंकि जयराम सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सरकार इसके लिए तैयारियां कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी जो है इसकी खिलाफत कर रही है इस सेरेमनी की। हालांकि प्रधानमंत्री के देवभूमि आगमन पर हिमाचल कांग्रेस स्वागत भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कई आरोप लगा रही है। क्या आरोप लगा रही है, इस बाबत बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। आपका स्वागत है राठौर साहब। सबसे पहले जी धन्यवाद। कुलदीप राठौर जी, आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 11,000 करोड़ रुपए की सौगात जो है वो यहाँ पर देके जा रहे हैं। कांग्रेस को आपत्ति कहाँ पर है प्रधानमंत्री के देवभूमि में आने पर? देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, हिमाचल आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। 4 वर्ष का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, ये उसे जश्न के रूप में मनाया है। हमारा ये मानना है कि जश्न जैसी कोई बात नहीं है, जश्न जैसे कोई हालात नहीं, क्योंकि इन 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में विकास नाम की कोई चीज़ हुई नहीं। लगातार हिमाचल कर्ज की गर्ज पे गिरता जा रहा है और अभी भी आप 1000 करोड़ का आप कर्ज ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम का आयोजन सरकारी खर्चे पे किया जा रहा है। आप जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके भीड़ जुटाने का प्रयास जो है कर रहे हो, क्योंकि अभी 4-0 से जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ हार हुई है और मंडी लोकसभा जहाँ प्रधानमंत्री जी हारे हैं वहाँ ये चुनाव हारे हैं। अब ये अपने आप को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं सरकारी खर्चे से, और जिस ढंग से जो सरकारी ताम झाम है उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है और हम इसके पक्ष में नहीं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी को भी चिंता है, उनको चिंता होनी भी चाहिए। मुखिया हैं हमारे देश के कि ओमिक्रॉन के कारण मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने की हिदायत दे रहे हैं, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं।
उनका समर्थन करता हूँ। लेकिन 5 राज्यों में आपने रात्रि कर्फ्यू लगा दिया, आप लोगों को सचेत कर रहे हो। तो एक तरफ आप प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें ओमिक्रॉन जो वायरस आ रहा है उसे बचना है, दूसरी तरफ आप हजारों की भीड़ इकट्ठे कर रहे हैं, तो क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी यहाँ पर खिलाफत कर रही है इस पूरे जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, इसमें खास तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकारी मशीनरी का इसमें जमकर दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि में आने पर स्वागत भी कर रही कांग्रेस पार्टी, लेकिन कुल मिलाकर के इसे लेकर अब सियासत जो है वो गर्माती जा रही है। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसको लेकर के अब आने वाले साल में चुनावी साल जो है उसमें हिमाचल प्रदेश कदम रखने वाला है और ये सियासत अब और ज्यादा आने वाले जो दिन है उसमें गरमाने के पूरे आसार हैं। मोहित प्रेम शर्मा, न्यूज़ इंडिया 24x7।